अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तुम्हारा नाम? डॉक्टर फैसल। हाँ तो डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सुहेल बेड नंबर 7 के मरीज को कहाँ लेकर गया है और उसका क्या हशर होगा, ज़ीशान ने पूछा। फैसल ने बताने में कोई तामुल किया तो ज़ीशान ने खंजर का हल्का सा दबाव बढ़ा दिया। खंजर की नोक इस कदर तेज थी कि डॉक्टर फैसल के गले से खून के कतरे टपकने लगे। खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैं मजबूरन उनके गुनाहों में शरीक हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है। वो इस बात से बेखबर था कि ज़ीशान की जेब में छोटा सा जदीद तरीन रिकॉर्डर मौजूद था जो उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। उस जदीद तरीन रिकॉर्ड की यह खासियत थी कि यह आवाज़ पर खुद ब खुद मुतहर्रिक होकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। इसमें 24 घंटे तक रिकॉर्डिंग की सहूलत थी। यह रिकॉर्ड लाइटर की शक्ल में था। बवक्त ज़रूरत इससे वीडियो भी बनाई जा सकती थी। वो बोलता जा रहा था और रिकॉर्डिंग होती जा रही थी। उसने बताया बेड नंबर 7 के मरीज अमजद को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। वहाँ उसके दिल, गुर्दे, जिगर और आंखें निकाल कर महफूज कर लिए जाते और बाद में उन्हें भारी कीमत पर फ़रोख्त कर दिया जाता। गरीब और लावारिस लोगों के अंदरूनी अज़ा निकालने के बाद उनके कटे फटे जिस्म को तहखाने में वाक़ तेज़ाब के कुएं में डाल दिया जाता। वो भी खावर के अंजाम से बेखबर था। ज़ीशान ने उससे तहखाने समेत अस्पताल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की और उसकी कनपटी पर घूंसा मारकर उसे बेहोश करके उसका लिबास और डॉक्टरों वाला गाउन खुद पहन लिया। अपना लिबास निकालकर महफूज करने के बाद डॉक्टर को कमरे के कोने में डाला और कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया। वो मुख्तलिफ राहदारियों से होता हुआ लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर तक जा पहुंचा। रास्ते में उसे चंद अस्पताल के अमले के अफराद भी दिखाई दिए, मगर वो सर झुकाए चलता रहा। उन्होंने भी तवज्जो न दी। वैसे भी अक्सर लोग नाइट ड्यूटी में सुस्त हो जाते हैं। वो डॉक्टर फैसल के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ स्टोर में दाखिल हुआ। यहाँ मुख्तलिफ अद्वियात के कार्टन मौजूद थे। उसने दीवार के कोने में रखा कार्टन उठाया। यहाँ फर्श का हमरंग मकड़ी का एक तख्त नब्ज था। उसने तख्ता हटाया। 4x4 का खला था। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी। वो बिला खौफो खतर अंदर दाखिल हो गया। 15-20 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो हालनुमा कमरे में मौजूद था। यहाँ इस कदर ठंडक थी कि उसे सर्दी लगने लगी। हाल में एनर्जी सेवर रोशन थे। सेवर की रोशनी में उसने जो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हाल की छत पर लगे कुंडों से हुकों के जरिए पॉलीथिन की बड़ी बड़ी थैलियों में कटे फटे इंसानी जिस्म मौजूद थे। उसका जी मतलाने लगा। कुछ देर पहले वो एक जीते जागते शख्स को ऑपरेशन थिएटर ले जाते देख चुका था। वो तस्वुर में उसके दिल, गुर्दे, आंखें, जिगर निकलते देख रहा था। हाल की दीवारों के साथ दर्जनों इंसानी ढांचे खड़े थे। हाल के आखिरी हिस्से में तेजाब का कुआं था। ये वही कुआं था जिसमें बदकिस्मत इंसानों के कटे फटे जिस्म डालकर उनका नामो निशान मिटा दिया जाता। उसने जेब से लाइटरनुमा डिजिटल कैमरा निकाला। हाल की वीडियो फिल्म बनाने के बाद लाइटर दोबारा जेब में रख लिया। अचानक एक खटका हुआ और एक आवाज़ उसकी समात से टकराई। तो तुम यहाँ तक आ ही गए। उसने आवाज़ की सिमत देखा और धक से रह गया। उससे कुछ फासले पर डॉक्टर तालिश और एक खौफनाक शक्ल का देवहेकल शख्स मौजूद था जिसके सर के बाल लंबे थे। बालों ने उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढांप रखा था। चेहरे पर अनगिनत जख्मों के निशान, बाजुओं के उभरे हुए मसल्स और उभरा हुआ चटानी सीना रेसलिंग के किसी पहलवान से मुशाबे था। उसके दाईं तरफ 2 अफराद अजीब साख्त की गनें लिए खड़े थे। तुम क्या समझते हो यहाँ आने के बाद आसानी से जा सकोगे? इसी जगह हम तुम्हारे भाई डॉक्टर खावर को भी लाए थे। उसने हमारी बात ना मानी और सरकशी दिखाई। अंजाम आखिरकार ये हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर खावर के दिल, गुर्दे, आंखें, जिगर निकाल कर महफूज करने के बाद उसके जिस्म के कटे फटे बच जाने वाले आज़ा तेज़ाब के कुएं में डाल दिए गए। यहाँ हाल में सिर्फ डॉक्टर खावर का ढांचा रह गया है। ये जो दर्जनों ढांचे तुम हाल में देख रहे हो ये ऐसे ही बदनसीबों के हैं। डॉक्टर तालिश खाबासत से हंसा और ज़ीशान का खून खोल उठा। वो अंजाम से बेपरवाह होकर तालिश की तरफ बढ़ा। रावल उसके सामने आया और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेला। ज़ीशान पीछे की तरफ लड़खड़ाया और दोबारा आगे बढ़कर रावल के चेहरे पर उछलकर किक रसीद की। इससे पहले कि वो संभलता, ज़ीशान 2-3 घूंसे उसके चेहरे पर रसीद कर चुका था। रावल को ये उम्मीद न थी कि वो इस जगह उससे उलझने की हिमाकत करेगा, इसलिए वो अपना दिफा नहीं कर सका। राइफल बरदारों ने आगे बढ़ना चाहा, मगर रावल ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बहुत खूब, तुम हाथ पैर चलाना जानते हो। अगर तुम रावल को हरा दो तो मेरा वादा है मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा, डॉक्टर तालिश ने कहा। और फिर अगले चंद मिनट इंतहाई तहलका खेज साबित हुए। ज़ीशान को रावल से लड़ते हुए दांतों तले पसीना आ गया, लेकिन रावल भी उसे ज़ेर नहीं कर सका।
इससे पहले कि लड़ाई किसी फैसलाकुन मरहले में दाखिल होती, डॉक्टर तालिश ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बस अभी इतना ही काफ़ी है। यह लड़का भी वाकई माहिर फाइटर है। सुनो जीशान, तुम्हारे बच निकलने का एक मौका निकल आया है। क्या मतलब? जीशान चौंका। मतलब भी समझा दूंगा। डॉक्टर तालिश का लहजा मायने खेज था। तुम्हें हैरत तो होगी, हुलिया बदलने के बावजूद हमने तुम्हें कैसे पहचान लिया। डॉक्टर तालिश हंसा और असला बरदारों को आंख से मखसूस इशारा किया। उनमें से एक ने अजीब साख्त की गन से फायर किया। गोली सीने पर लगते ही जीशान के जिस्म को एक झटका सा लगा और वो होशो हवास से आरी होता चला गया। और जब जीशान को होश आया तो वो एक कमरे में बेड पर पड़ा था। वो हड़बड़ा कर उठा। उस कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की न थी और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई जख्म न था। हालांकि एक असला बरदार ने उस अजीब साख्त की गन से फायर किया था और गोली जीशान के सीने पर लगी थी। अचानक दरवाज़ा खुला। डॉक्टर तालिश एक राइफल बरदार के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कैसे हो जवान? डॉक्टर तालिश ने मायना खेज लहजे में कहा। मैं कहाँ हूँ? और तुम्हारे कारिंदे ने तो मुझे गोली मारी थी, फिर मेरे जिस्म पर जख्म का कोई निशान क्यों नहीं? डॉक्टर तालिश हंसा और बोला, वो डार्ट गन थी और डार्ट गन की गोली रबड़ की होती है, जो इंसान को हलाक या जख्मी नहीं करती, सिर्फ बेहोश करती है। और रहा सवाल ये कि तुम इस वक्त कहाँ हो, तो गौर से सुनो। तुम मेरे एक ठिकाने पर मौजूद हो। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बच निकलने का मौका निकल आया है, तो गौर से सुनो। मेरे डैडी सेठ दावर सनसनीखेज खेलों की रस्सियाँ हैं। यहाँ बाकायदा एक अखाड़ा सा बना हुआ है। यहाँ दो फाइटर्स के दरमियान लड़ाई होती है जो किसी एक की मौत तक जारी रहती है। इस मुकाबले को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं और करोड़ों अरबों की शर्तें लगती हैं। तुम्हें उस मुकाबले में हिस्सा लेना होगा। जीत की सूरत में तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर मैं इनकार करूं तो? जीशान ने पूछा। तो फिर तुम्हें बगैर किसी मौके के मरना है, जबकि यहाँ जीत की सूरत में तुम्हारे बचने का मौका है। डॉक्टर तालिश ने कहा तो कुछ देर सोच विचार के बाद जीशान ने हामी भर ली और डॉक्टर तालिश अपने कारिंदे समेत कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। जीशान 2 रोज़ उसी कमरे में कैद रहा। तीसरे रोज़ रात के वक्त 2 राइफल बरदार उसे राइफलों की नोक पर फार्म हाउस के अहाते में ले गए। रात के वक्त अहाते में चारों तरफ सर्च लाइट्स रोशन थी। अहाते में दर्जनों की तादाद में मुसल्लह अफराद चौकन्ने खड़े थे। एक बड़े साहिबान के नीचे शानदार कुर्सियां रखी थी। अगली सफ में डॉक्टर तालिश, डॉक्टर सुहेल और सेठ दावर बैठे थे। डॉक्टर दावर के साथ ही सोनिया भी मौजूद थी, जो जीशान को देखकर चौंक पड़ी थी। गोया वो इसकी यहाँ मौजूदगी से लाइल्म थी। पिछली नशिस्तों पर 50 से ज़्यादा अफराद बैठे थे। उनमें बहुत से गैर मुल्की भी थे। अहाते के ऐन वस्त में लकड़ी के साहिबान के नीचे अखाड़ा बना हुआ था, जो चारों तरफ से आहिनी सलाखों से घिरा हुआ था। गोया ये एक बहुत बड़ा पिंजरा था, जिसमें 6 ज़रब 3 का आहिनी दरवाज़ा था। अखाड़े में एक शख्स माइक लिए खड़ा था। वो माइक में बोल रहा था, जेंटलमैन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेठ दावर हर साल ये सनसनीखेज खूनी मुकाबला मुनक्किद करवाते हैं। इस मुकाबले में मुख्तलिफ जगहों से मुंतखब फाइटर हिस्सा लेते हैं। जीतने वाले फाइटर को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाता है। कुछ देर बाद एक तरफ से रावल नमोदार हुआ। उसके अखाड़े में दाखिल होते ही कसरती बदन का शख्स आया। माइक वाले ने अखाड़े के ऐन वस्त में 2 खंजर गाड़ दिए और बाहर निकलकर उस पिंजरेनुमा अखाड़े को ताला लगा दिया। यह मुकाबला मुख्तसर साबित हुआ। घंटी बजते ही रावल ने मुखालिफ को उठाया और धाड़ते हुए उसे ज़मीन में गाड़ दिया। उसके बाद एक सियाफम रावल के मुकाबले पर आया। उसे भी सनसनीखेज मुकाबले के बाद ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। रावल की मुसलसल जीत से रावल पर सरमायादार बड़ी शर्तें लगा रहे थे। 5वें मुकाबले की फतह के बाद 1 घंटे का ब्रेक दिया गया। घंटे बाद रावल ताज़ादम होकर दोबारा अखाड़े में दाखिल हुआ और फिर जीशान का नाम पुकारा गया। जीशान धड़कते दिल से अखाड़े में दाखिल हुआ। माइक वाले शख्स ने चंद कागजात जीशान की तरफ बढ़ाए और उस पर दस्तखत करने को कहा। यह क्या है? जीशान ने हैरत से पूछा। इस मुआहदे की रूह से बाद अज़ मौत आप अपने जिस्म को अस्पताल को अतिया करेंगे, माइक वाले ने कहा और जीशान ने खामोशी से मुआहदे पर दस्तखत किए। माइक वाला रिंग से बाहर निकल आया और आहिनी दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। घंटी बजते ही दोनों फाइटर एक दूसरे के सामने आ गए। रावल की आंखें जीशान को देखते ही चमकने लगी। दोनों ने मैदान में गड़े खंजरों की तरफ कोई तवज्जो न दी। रावल की मुसलसल जीत की वजह से उस पर करोड़ों की शर्तें लग चुकी थी। जीशान ने पहल की और धाड़ते हुए रावल के चेहरे पर घूंसा रसीद किया। रावल ने रोकते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। जीशान ने देखा रावल का बायां हाथ कुल्हाड़ी की तरह अकड़ गया और फिर ये कुल्हाड़ी बरक रफ्तारी से उसकी गर्दन की तरफ आई तो जीशान ने झुकाई देकर
किंगफू का जालिम वार उसके कंधे के नीचे मजबूत उजलात से टकरा दिया। दर्द की शिद्दत ने जीशान के एतमाद को लर्जा दिया। रावल का हाथ दोबारा फिजा में बुलंद हुआ। जीशान समझ चुका था, अगर ये मोहलिक तरीन वार उसकी गर्दन पर पड़ा तो उसकी गर्दन किसी खुश्क टहनी की तरह टूट जाएगी। फिर रावल का कुल्हाड़ी नुमा हाथ नीचे आया। जीशान ने दूसरे हाथ से रोका और उसकी टांगों के बीच सीधी लात रसीद की। रावल के चेहरे पर तकलीफ के शदीद तरीन आसार नमूदार हुए और वह कराहते हुए रुकू के बल झुका। यह दाव मार्शल आर्ट के मुकाबलों में फाउल समझा जाता है, मगर इस गैर कानूनी फाइट में सब जायज़ था। जीशान ने उछलकर कोहनी का भरपूर वार किया। रावल मुंह के बल गिरा। अहाते में सकूत छा गया। रावल की जीत पर जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की शर्त लगाई थी वो खामोश हो गए, जबकि जीशान की जीत पर रकम लगाने वाले पुरजोश हो गए। जीशान उछला और कोहनी के बल रावल पर गिरने लगा। वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही रावल मछली की तरह तड़प कर वहां से हट चुका था। जीशान अपने ही जोर पर नीचे गिरा और उसके बदन में दर्द की कसीली लहर दौड़ गई। रावल कलाबाजियां खाकर खड़ा हो चुका था। उसने उठते हुए जीशान के जिस्म पर लात रसीद की। वो दोबारा गरजा। फिर वो नीचे पड़े जीशान पर ठोकरें बरसाने लगा। एक मौके पर रावल ने जीशान की टांग पकड़कर खींची और उसके गिरते ही उसके सीने पर सवार होकर उसके चेहरे पर घूंसों की बारिश कर दी। रावल का चेहरा खून आलूद हो चुका था। रावल ने दोनों टांगें फिजा में लहराईं और जीशान के गले में कैंची डालकर जोरदार झटका दिया। वो रावल के ऊपर से होता हुआ एक तरफ जा गिरा, जबकि रावल उठकर अखाड़े के ऐन वस्त में पहुंचा और वहां गड़े खंजरों में से खंजर उठा लिया। उसके खंजर पकड़ने का अंदाज बता रहा था कि उसे खंजर जनी में महारत हासिल है। फिर उसने धाड़ते हुए जीशान पर हमला किया। पीछे हटने के बावजूद जीशान का शाना जख्मी हो गया था और फिर वो बढ़ चढ़कर जीशान पर हमले करने लगा। जीशान अपने आप को बमुश्किल उन मोहलिक तरीन हमलों से बचा रहा था। एक मौके पर रावल ने फलक शिगाफ नारा बुलंद किया और जीशान के सीने पर खंजर का भरपूर वार किया, तो जीशान तड़प कर बिजली की सी तेजी से पीछे हटा। इसके बावजूद भी खंजर के उछड़ते हुए वार ने उसका सीना जख्मी कर दिया। रावल के हिमायती एक बार फिर पुरजोश हो गए। डॉक्टर तालिश और सेठ दावर तो बाकायदा तालियां बजा रहे थे। उधर रावल एक बार फिर हमलावर हो चुका था। जीशान ने एक तरफ होकर खुद को बचाया और एक पांव की एड़ी पर घूमते हुए उसके खंजर वाले हाथ पर ठोकर रसीद की। खंजर उड़ता हुआ सा अखाड़े पर बने लकड़ी के साइबान में पेवस्त हो गया। यह साइबान तकरीबन 11-12 फुट ऊंचा था। जीशान ने छलांग लगाई और उस जगह गिरा जहां दूसरा खंजर गड़ा हुआ था। उसने खंजर उठाया और रावल पर हमला किया। रावल ने बाआसानी एक तरफ होकर उसका वार खता किया और उसके खंजर वाले हाथ पर लात रसीद की। खंजर उड़ता हुआ अखाड़े से बाहर जा गिरा। अब दोनों नियते हो चुके थे। एक खंजर अखाड़े से बाहर और दूसरा साइबान की छत में गड़ा हुआ था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे और जख्मी होने के बावजूद बेजिगरी से लड़ रहे थे। एक मौके पर जीशान ने रावल के चेहरे पर घूंसा मारना चाहा तो रावल ने उसकी कलाई पकड़ ली। जीशान ने उसके सीने पर टक्कर मारी। यही उसकी गलती थी। रावल का बाजू किसी सांप की तरह उसकी गर्दन से लिपट गया और उसने लॉक लगा दिया। अब जीशान बिल्कुल बेबस हो चुका था और समझ चुका था कि अगर गर्दन छुड़ाने की कोशिश की तो गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। सेठ दावर और उसके बेटे जीशान पर हुटिंग कर रहे थे। उसके बेबस होते रावल का सीना फखर से मजीद चौड़ा हो गया। उसने दूसरा हाथ जीशान की जांग में डाला और किसी रेसलर की तरह खड़े होकर उसे फिजा में बुलंद कर दिया। जीशान की जिंदगी खतरे में थी। अगर रावल उसे पटक देता तो उसकी हड्डी पसली टूट जाती कि रावल बाआसानी उसका खात्मा कर देता। अचानक उसकी नज़र साइबान पर जम गई। खंजर साइबान की छत में पेवस्त था। 6.5 फुट लंबे रावल के बाजुओं पर बुलंद होते ही फासला महज 2 फुट का रह गया था। ये लम्हों का खेल था। उसे जो कुछ करना था फौरन ही करना था। जीशान ने अपना दायां हाथ बढ़ाया और खंजर के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत करके उसे साइबान की छत से निकाल लिया। उसी लम्हे रावल धाड़ा। इससे पहले कि वो जीशान को ज़मीन पर पटकता, जीशान का खंजर वाला हाथ तेजी से हरकत में आया और खंजर रावल की दाईं आंख में जा घुसा। रावल की दिलदोज चीख बुलंद हुई और बाजुओं की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। जीशान नीचे कूद गया और तड़पते चीखते रावल के दिल में खंजर उतार दिया। रावल की मौत के साथ खामोशी छा गई थी। दावर और उसके बेटों के चेहरों पर गुस्सा और एतराफ़ शिकस्त साफ दिखाई दे रहा था, जबकि सोनिया खुश नज़र आ रही थी। लेकिन डॉक्टर तालिश और पार्टी फिर भी नुकसान में नहीं रही थी। इस मुकाबले में होने वाले जुए के खेल से करोड़ों रुपए उनके पास आ चुके थे, लेकिन वो एक ताकतवर साथी से महरूम हो चुके थे। जीशान सोच रहा था कि कहीं इत्तेफाकन उसे कत्ल न कर दिया जाए, मगर उसके खदशे बेबुनियाद साबित हुए। डॉक्टर तालिश के इशारे पर 2 राइफल बरदार अखाड़े में दाखिल हुए और उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां वो 2 रोज से कैद था।
कुछ देर बाद एक दूसरा राइफल बरदार अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक शख्स ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें खाना था। उसके सामने खाना रखकर वो कमरे से निकल गया। इंतहाई बेरहम सफाक लोगों से उसका पाला पड़ा था। ज़ीशान के जख्मों की अब तक मरहम पट्टी न की गई थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि लड़ाई के दौरान उसे कोई जानलेवा जख्म नहीं आया था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। ट्रे में रोटी और कौरमा था। उसने पहला ही निवाला तोड़ा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सोनी अंदर दाखिल हुई। खाना मत खाना। ज़ीशान का हाथ रुक गया। मगर क्यों? इसलिए कि खाने में बेहोशी की दवा शामिल है। तुम क्या समझते हो तुम्हें वादे के मुताबिक छोड़ दिया जाएगा? नामुमकिन। तुम्हें किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां तुम्हारे अंदरूनी अज़ा निकाल कर महफूज कर लिए जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। अभी कुछ देर बाद सज्जाद नामी एक शख्स आएगा। तुम उसके साथ निकल जाना। वो तुम्हें यहाँ से दूर किसी महफूज मुकाम पर ले जाएगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हालांकि मैंने तुम्हारी कैद से फरार होते वक्त तुम्हारे मुहाफिजों का भी खात्मा कर डाला था, ज़ीशान ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। उस वाक़ये के बारे में मैंने डैडी और भाइयों को भी नहीं बताया। तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद तुम्हारी बातें मेरी समझ में आई कि वाकई कोई किसी को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। ज़ोर ज़बरदस्ती से जिस्मानी कुर्ब तो हासिल हो जाता है, लेकिन इस तरह महबूब का दिल नहीं जीता जा सकता। ज़ीशान, तुम मुझे चाहे प्यार करो या ना करो, मगर मैं तुम्हें चाहती रहूँगी, बल्कि मरने के बाद भी मेरी रूह तुम्हारे लिए तड़पती रहेगी, सोनिया ने कहा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ज़ीशान उसकी नज़रें चुराने के बावजूद उसकी नम आंखें देख चुका था। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक पस्ता कामत गठे हुए जिस्म का मालिक अंदर दाखिल हुआ। उसने ज़ीशान को कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया और उसे लिए हुए एक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ एक तरफ बड़ी सी अलमारी मौजूद थी। सज्जाद ने अलमारी का एक पट खोला और एक दराज में हाथ डालकर कोई बटन दबा दिया। अलमारी एक तरफ सरक गई। सामने खला नजर आ रहा था। यह कोई सुरंग थी। यह खुफिया सुरंग इस इमारत से बाहर जा रही थी। सज्जाद ने सरगोशी की और उसका हाथ पकड़कर सुरंग में उतर गया। कुछ देर बाद वो इस इमारत के अगले हिस्से में मौजूद थे। कुछ देर चलने के बाद एक जीप दिखाई दी। दोनों जीप में सवार हो गए। सज्जाद ने राइफल शाने से उतारकर कदमों में रख दी। सज्जाद ने गाड़ी शहरी हुदूद का आगाज होते ही रोक दी और बोला, सर अब आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। मुझे फ़ौरन वापस पहुँचना होगा, वरना आपके गायब होने का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। ज़ीशान उसका शुक्रिया अदा करके जीप से उतर गया। वो काफ़ी देर तक सड़क के किनारे लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ा रहा, मगर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। रात का आखिरी पहर था। किसी मुसाफिर बस या टैक्सी रिक्शा मिलने का कोई इम्कान नहीं था। एक तरफ से एक पिजारो को आता देखकर उसने रुकने का इशारा किया और सड़क पर कदम बढ़ा दिए। गाड़ी की हेडलाइट्स सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गाड़ी उससे कुछ फासले पर रुकी। ज़ीशान आगे बढ़ा और ड्राइवर से बोला, मुझे गोल्डन टाउन जाना है, आप लोग मुझे रास्ते में कहीं उतार दीजिएगा। अरे बैठो काका, यारों से लिफ्ट नहीं मांगते, ये तेरी ही गाड़ी है। पंजाबी लबो लहजे में एक मानूस सी आवाज़ पिछली नशिस्ते से सुनाई दी। उसने आवाज़ की सिमत देखा और हैरान रह गया। वो ताहिर था, जिसकी कनपटी के बाल अब सफ़ेद हो चुके थे। वही ताहिर जो उसे जराइम की राह पर लाया था। तो तुम? ज़ीशान के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ मैं। वो मुस्कुराया। ज़ीशान उसके बराबर बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। ओ काका, तुम पर पहली नज़र पड़ते ही मुझे भी झटका लगा था। उस रोज़ मुझे होश आया तो मैं लॉकअप में कैद था, जहाँ मुझे पुलिस ने बताया कि तुम पुलिस मुकाबले में मारे गए हो। फिर मैं कोर्ट में पेशी के दौरान अपने साथियों की मदद से फ़रार होने में कामयाब हो गया और दोबारा अपने ग्रोह को फाल कर दिया। ज़ीशान ने भी अपनी आप बीती सुना डाली। बातों ही बातों में वक्त गुजर गया। अब मुझे रास्ते में उतार दो, अम्मी जान परेशान होंगी। ज़ीशान, जो हालात तुमने बताए हैं, इन हालात में तुम्हारा घर जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बेहतर यही है कि मेरे साथ चलो। ताहिर ने उसके शाने पर अपना बाजू रखते हुए कहा। लेकिन मैं जराइम से तौबा कर चुका हूँ। ज़ीशान परेशानी से बोला। तो मैं कब कह रहा हूँ कि जराइम की राह इख्तियार करो, लेकिन इस किस्म के लोगों से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे साथ मेरे ठिकाने पर चलो। चंद दिन रहने के बाद हालात मामूल पर आते ही तुम वापस लौट जाना, ताहिर ने कहा। गाड़ी एक 2 मंजिला इमारत के सामने रुकी। ड्राइवर के हॉर्न देने पर दरवाज़ा खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। ये ताहिर का ठिकाना था, जहाँ वो अपने साथियों के साथ रहता था। ज़ीशान चंद दिन वहाँ रूपोश रहा, फिर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहिर बोला, ज़ीशान, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े यहाँ चले आना। ज़ीशान ने लाइटर जेब से निकाला और उसे ताहिर को देते हुए बोला, यह मेरी अमानत अपने पास महफूज रखो। ये जदीद किस्म का रिकॉर्ड है, इसमें डॉक्टर तालिश के खिलाफ सबूत हैं। मैं 1-2 दिन में आकर तुमसे ये लाइटर ले जाऊंगा। ताहिर ने उसके मना करने के बावजूद 20,000 की खती रकम उसकी जेब में डाली। उसके साथ ही ज़ीशान को शहर तक छोड़कर वापस लौट गए। वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था।
वो परेशान होकर सोचने लगा कि आबिदा कहाँ गई। वहाँ से वो शगुफ्ता के अपार्टमेंट पहुँचा। वहाँ भी ताला लगा हुआ था। वो हैरान और परेशान सड़क पर आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शगुफ्ता और उसके घर पर ताला क्यों लगा हुआ है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि एक रिक्शा उसके करीब रुका। रिक्शे में शगुफ्ता को देखकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और उसके इशारे पर रिक्शे में बैठ गया। तुम कहाँ गायब थी? अम्मी जान कहाँ हैं? जीशान ने पूछा तो शगुफ्ता ने इशारे से खामोश रहने को कहा। शायद वो रिक्शा ड्राइवर की वजह से मोहतात थी। रिक्शा एक मुतवस्सित इलाके में रुका। शगुफ्ता ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा आबिदा ने खोला। माँ को देखकर जीशान ने इत्मीनान का सांस लिया। 3 साला रुखसार भी घर पर ही थी, जो सहमी सहमी लग रही थी। जीशान के पूछने पर शगुफ्ता ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर तालिश के कारिंदे जीशान के घर पर हमलावर हो गए थे। पड़ोसियों की बरवक्त मुदाखलत से आबिदा की जान बच गई और डॉक्टर तालिश समझ चुका था कि शगुफ्ता जीशान का साथ दे रही है। वो बमुश्किल जान बचाकर वहाँ से भागी और इस इलाके में किराए का मकान लेकर आबिदा को भी यहाँ ले आई। शगुफ्ता की बेटी उससे काफ़ी घुल मिल चुकी थी। उसकी मासूम बातें और शरारतें जीशान को महसूस कर रही थी। दूसरे रोज़ वो शगुफ्ता के साथ सौदा सलफ लेने घर से निकला। वो मार्केट से सौदा सलफ लेकर बाहर निकले और फुटपाथ पर चलने लगे। उसी वक्त मुखालिफ सिमत से एक गाड़ी आई। इत्तिफाकन जीशान की नज़र गाड़ी की तरफ उठ गई। गाड़ी की पिछली खिड़की से उसने राइफल की एक नाल निकली देखी और साथ चलती हुई शगुफ्ता को बाहों में दबोचकर एक तरफ लुढ़क गया। अचानक सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। लोगों में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी फैल गई थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उधर शगुफ्ता जीशान की बाहों में नीचे पड़ी थी। उन पर फायरिंग करने वाली गाड़ी जा चुकी थी। आवाज़ ठिकाने आते ही शगुफ्ता से वो अलग हुआ और शर्मसार होकर एक तरफ खड़ा हो गया। शगुफ्ता भी उठ चुकी थी। माफ़ करना, वो शर्मिंदगी से बोला। उसी लम्हे पुलिस के हुटर की आवाज़ सुनाई दी। वो शगुफ्ता का हाथ थामकर वहाँ से दूर जाने लगा। उसे मालूम था कि पुलिस के वहाँ पहुँचते ही वो किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। वो गिरते पड़ते घर पहुँच गए। शाम के वक्त जबकि आबिदा अपने कमरे में आराम कर रही थी, वो शगुफ्ता के कमरे में गया। शगुफ्ता, हम कब तक इस तरह छुपते रहेंगे? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तुम अम्मी जान को और अपना ख्याल रखना। पर तुम जाओगे कहाँ? शगुफ्ता परेशान हो गई। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी लौट आऊँगा। वो उसे कुछ बताए बगैर घर से बाहर निकला। अब उसका रुख ताहिर के ठिकाने की तरफ था। वो जान चुका था कि लोहे को लोहा काटता है और जानवर को मारने के लिए बाज़ औक़ात खुद भी जानवर बनना पड़ता है। डॉक्टर तालिश पर तने तनहा खाली हाथों काबू पाना नामुमकिन था। उसके लिए असलहा और वसाइल की ज़रूरत थी जो उसे ताहिर मुहैया कर सकता था। शहर के एक पोश इलाके में वो बिल्डिंग वाक़ थी। उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में डॉक्टर सुहेल सोफे पर बैठा शराब नोशी में मसरूफ़ था। उसकी गोद में एक नीमुरियाँ लड़की बैठी थी। वो शराब के घूंट भरता हुआ लड़की के जिस्मानी नशेबो फराज पर हाथ फेर रहा था। सलोनी नामी वो लड़की एक्स्ट्रा गर्ल थी जो फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा करने के साथ साथ छोटे मोटे कमर्शियल में भी मॉडलिंग करती थी। वो डॉक्टर सुहेल की दाश्ता थी। ये अपार्टमेंट भी डॉक्टर सुहेल ने उसे लेकर दिया था। वो हफ्ते में एक बार अय्याशी की गर्ज से यहाँ ज़रूर आता था। सलोनी के आतिशी जिस्म की हरारत से डॉक्टर सुहेल के जज्बात मुश्तइल हो चुके थे। इससे पहले कि वो जज्बात के समंदर में गोते लगाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। निशात अंगेज लम्हात में मुदाखलत होते ही डॉक्टर सुहेल का मूड ख़राब हो गया। देखो ज़रा कौन कमबख्त आया है, वो नागवार लहजे में बोला। उसकी आंखें नशे से सुर्ख हो रही थी। कौन? सलोनी ने दरवाजे के करीब पहुंचकर पूछा। वो इस हालत में नहीं थी कि किसी के सामने आती। मैडम, हमें कंप्लेन मिली है कि आपके अपार्टमेंट से गैस लीकेज हो रही है, बाहर से मधुबाना लहजे में कहा गया। हमने इस किस्म की कोई कंप्लेन नहीं की, वो खुश्क लहजे में बोली। तो फिर बराए मेहरबानी आप इस कागज़ पर साइन कर दें ताकि इंतज़ामिया को मुतमिन कर सकें, बाहर से कहा गया। सलोनी ने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर कागज़ लेने के लिए हाथ निकाला ही था कि दरवाजे को बाहर से धकेला गया और 3 अफराद हाथों में पिस्टल लिए हुए अंदर दाखिल हुए। खतरे का एहसास होते ही सलोनी ने चीखना चाहा। एक नौजवान ने उसे दबोचकर मुंह पर हाथ रख दिया। उसे एक नागवार बू का एहसास हुआ और वो उसके बाजुओं में झूल गई। वो नौजवान जीशान था। उनमें से दूसरा ताहिर और तीसरा उसका साथी कासिम था। जीशान ने नीमुरियन सलोनी को एक तरफ डाला। कौन है जानेमन? बेडरूम से डॉक्टर सुहेल की नशे से लड़खड़ाती आवाज़ सुनाई दी। वह तीनों दंदनाते हुए बेडरूम में जा पहुंचे। 3 मुसल्लह अफराद को देखकर उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया। वह जीशान को पहचान चुका था। खबरदार, हिलने जुलने की कोशिश मत करना, जीशान सर्द लहजे में बोला। उसे भी क्लोरोफार्म से बेहोश कर दिया गया। ताहिर ने एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग खोला और डॉक्टर सुहेल को बैग में डालकर जिप बंद की और वो तीनों उस बैग समेत अपार्टमेंट से बाहर निकल गए।
जीशान टेलीफोन बूथ में मौजूद सेठ दावर का नंबर डायल कर रहा था। हेलो, दावर स्पीकिंग। कॉल रिसीव होती सेठ दावर की आवाज़ उभरी। मैं जीशान, तुम्हारा बेटा डॉक्टर सोहेल मेरे कब्ज़े में है। उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम और डॉक्टर तालिश खुद को कानून के हवाले करके अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, मैं तुम समेत तुम्हारे पूरे ख़ानदान को उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ से सेठ दावर ने गुस्से से कहा, फ़िलहाल तो अपने बेटे की खैर मनाओ। अगर उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है सोहेल तुम्हारे कब्ज़े में है? सेठ दावर ने कहा, तुम सलोनी के अपार्टमेंट से पता कर सकते हो जहाँ से हमने डॉक्टर सोहेल को उठाया है, और अगर चाहो तो कुछ देर बाद डॉक्टर सोहेल से तुम्हारी बात भी करा सकता हूँ, जीशान ने कहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर दावर ने पूछा, अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? अभी तुम्हें बताया तो था, तुम खुद को और डॉक्टर तालिश को कानून के हवाले कर दो। हाँ तो फिर क्या सोचा है तुमने? जीशान ने कहा। वो इस बात से बेखबर था कि जीशान की कॉल रिसीव होते ही सेठ दावर ने अपने कारिंदे को उसका नंबर ट्रेस करने का इशारा कर दिया था। आज के जदीद दौर में कोई मुश्किल काम नहीं था। इत्तेफाकन वो जिस फ़ोन बूथ से कॉल कर रहा था वो सेठ दावर की रिहाइशगाह के नज़दीक ही था। फ़ौरन ही जीशान को घेर लिया गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपसे कुछ देर बाद तालिश समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, सेठ दावर बोलो और रब्ता मुनक़ता कर दिया। जीशान जैसे ही बाहर निकला 3 अफराद ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में पिस्टल मौजूद थे। उसे गन पॉइंट पर सेठ दावर की कमीन का पहुंचा दिया गया। उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां किसी किस्म का कोई साजो सामान ना था। दीवारों से इज़ार आसानी के आलात लटक रहे थे और फर्श में एक लोहे की कुर्सी रखी थी जिसके पाए फर्श में फिक्स थे। उसे कमरे के एन वस्ते में खड़ा कर दिया गया। 2 अफराद वहीं पिस्टल थामे खड़े रहे जबकि तीसरा कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सेठ दावर कमरे में दाखिल हुआ और आते ही ज़बरदस्त घूंसा जीशान के चेहरे पर मारा। उसका निचला होंठ दांतों के दरमियान आकर फट गया और खून बहने लगा। उसका दूसरा घूंसा जीशान की नाक पर पड़ा। कुछ देर तक लाते घूंसे बरसाने के बाद वो हाँफता हुआ पीछे हटा। बता, सुहेल को तूने कहाँ कैद कर रखा है? जीशान के इनकार पर वो बिफर गया। अब उसके साथ एक दूसरा भी उस पर घूंसे बरसाने लगा। फिर उसे उल्टा लटकाकर उस पर कोड़े बरसाए गए। जीशान चीखता चिल्लाता रहा और मार खाता रहा, मगर फिर भी वो डॉक्टर सुहेल का पता बताने से इनकारी था। कुछ देर बाद उसे कमरे में मौजूद कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ मजबूती से बांध दिए गए और उसके सर पर नोकदार शिकंजा रखकर शिकंजे में जकड़ दिया गया और फिर शिकंजे को तंग किया जाने लगा। जीशान चीखने चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस शिकंजे से उसकी खोपड़ी चटक जाएगी। बस करो, मैं बताता हूँ कि डॉक्टर सुहेल कहाँ कैद है, वो कराहते हुए बोला। और फिर उसका सर शिकंजे से आज़ाद करने के बाद उसे घसीटकर कुर्सी से उतार दिया गया। अलबत्ता उसके हाथ बदस्तूर आगे रस्सी से बंधे हुए थे। डॉक्टर सुहेल को मैंने शहर से दूर एक सुनसान मकाम पर कैद कर रखा है, जीशान ने जवाब दिया। हम तुम्हें साथ ले जाएंगे और याद रखो, अगर यह झूठ हुआ तो तुम्हें वहीं गोली मारकर फेंक दूंगा, सेठ दावर ने कहा। जीशान को एक गाड़ी में धकेल दिया गया। उसके एक तरफ सेठ दावर और दूसरी तरफ एक राइफल बरदार बैठा था। फ्रंट सीट पर भी मुसल्ला शख्स मौजूद था। उनके पीछे भी 4 अफराद एक गाड़ी में आ रहे थे। गाड़ी जीशान के बताए हुए रास्तों पर चलती हुई मुज़फ़्फ़ाती इलाके में दाखिल हो चुकी थी। सेठ साहब, अगर आप तालिश साहब को भी खबर कर देते तो बेहतर था, राइफल बरदार बोला। मैं ऐसे छोटे कामों के लिए तालिश को जहमत नहीं देता। इस चूहे के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ, सेठ दावर ने कहा। गाड़ी शहर से काफ़ी दूर एक वीराने में आ चुकी थी। यह मैदानी इलाका था जहाँ चंद बड़े बड़े मिट्टी के टीले भी थे। जीशान के कहने पर गाड़ियाँ वहाँ रोक दी गईं। यहाँ एक कार पहले ही से मौजूद थी जिसकी फ्रंट सीट पर डॉक्टर सुहेल इस मजबूती से बंधा हुआ था कि उसके लिए हिलना जुलना भी नामुमकिन था। उसके मुंह में कपड़ा रखकर टेप लपेट दिया गया था। सेठ दावर बेटे को देख चुका था। उसके इशारे पर पिछली गाड़ी में मौजूद 4 अफराद डॉक्टर सुहेल को आज़ाद कराने कार की तरफ लपके। वो इस बात से बेखबर थे कि जीशान अपने हाथों की रस्सी खोल चुका था। जीशान ने गैर महसूस अंदाज में अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और रिमोट निकालकर उसका रुख गाड़ी की तरफ कर दिया और सुर्ख रंग का एक बटन दबा दिया। सेठ दावर के 4 कारिंदे कार के करीब पहुंच चुके थे। अचानक समात शिकन धमाका हुआ और डॉक्टर सुहेल समेत कार के परख से उड़ गए। सेठ दावर के 4 कारिंदे कार के करीब होने की वजह से धमाके की जद में आ चुके थे। चारों तरफ गर्दो गुबार का बादल छा चुका था। गाड़ी और लाशों के टुकड़े धमाके की शॉक वेव से चारों तरफ बिखर गए थे। इससे पहले कि सेठ दावर और उसके बचाने वाले कारिंदे संभलते, मुख्तलिफ टीलों की आड़ से ताहिर और उसके 5 राइफल बरदार साथी नमूदार हुए और सेठ दावर के दोनों कारिंदों को गोली मार दी और सेठ दावर को घेरे में ले लिया। हाँ तो सेठ दावर, तुम अपने आप को बहुत शातिर समझते हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारी रिहाइशगाह के करीब से फ़ोन बूथ से फ़ोन किया था
और बातों को तूल देता रहा ताकि तुम मुझे ट्रेस कर सको, और फिर तुम्हारा तशद्दुद सहा ताकि तुम मेरी चाल को ना समझ सको, और इस तरह तुम मेरे घेरे में आ गए। लेकिन अफसोस तुमने अपनी ताकत के जोम में तालिश को बाखबर न किया। वो बच गया। तुम और तुम्हारा बेटा इंसानियत के दुश्मन हो। न जाने कितने बेगुनाहों को डॉक्टर के मुकद्दस पेशे की आड़ में इस तरह मारा कि उन बेचारों की लाशें भी किसी को न मिली। ठीक उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने मैंने तुम्हारे बेटे के जिस्म को सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब तुम्हारे बाद तालिश की बारी है। तुम दोनों अब भी बच सकते हो। बुलाओ तालिश को, और तुम दोनों खुद को कानून के हवाले करके एतराफ़ जुर्म कर लो। ज़ीशान के हुक्म पर सेठ दावर का एतराफ़ रिकॉर्ड किया गया। उसने बताया कि अस्पताल में किस जगह गैरकानूनी असलहा छुपाया गया है, और अस्पताल की आड़ में होने वाले घिनौने कारोबार के बारे में तफसील से बताया। खावर के कत्ल का माजरा भी बयान किया। वो जान के खौफ से बोलता जा रहा था। फिर उसने लरसते कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और डॉक्टर तालिश का नंबर डायल करके मोबाइल फ़ोन ज़ीशान को दे दिया। डॉक्टर तालिश, तुम्हारा बाप मेरे कब्ज़े में है। उसकी जान बचाना चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले करके एतराफ़ जुर्म कर लो, वरना डॉक्टर सोहेल के साथ साथ बाप से भी हाथ धो बैठोगे। कॉल रिसीव होते ही ज़ीशान ने बोलना शुरू किया। क्या आप बकवास कर रहे हो? डॉक्टर तालिश चिल्लाया। शायद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। ये लो, अपने हरामी बाप से बात करो। ज़ीशान ने फ़ोन सेठ दावर के सामने किया। तालिश, इस कमीने ने सोहेल को मेरी नज़रों के सामने मार डाला है और अब मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, वो खौफज़दा लहजे में बोला। और फिर ज़ीशान ने उससे मोबाइल फ़ोन ले लिया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़ीशान ने पूछा। मुझे सोचने के लिए चंद घंटों की मोहलत चाहिए, तालिश ने कहा। ठीक है, तो मैं 3 घंटे बाद कॉल करूँगा, लेकिन किसी किस्म की चालाकी मत करना, वरना अपने हरामी बाप से हाथ धो बैठोगे, ज़ीशान ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो सेठ दावर को लेकर ताहिर के ठिकाने पर पहुंच गए और मुकर्ररा वक्त पर ज़ीशान ने एक नए नंबर से डॉक्टर तालिश को फ़ोन किया। हाँ तो डॉक्टर तालिश, तुमने क्या सोचा? खुद को कानून के हवाले कर रहे हो या नहीं? मिस्टर ज़ीशान, तुम अभी मेरे सामने अंडे से निकले हुए बच्चे हो। तुम्हारी माँ और माशूका शगुफ्ता मेरे कब्ज़े में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मेरे बाप को छोड़ दो। तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ीशान के लहजे में बेयकीनी थी। अच्छा तो लो, माँ से बात कर लो, डॉक्टर तालिश बोला, और फिर आबिदा की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। ज़ीशान बेटा, इन्होंने, और फिर शायद उससे मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था। हाँ तो ज़ीशान, क्या ख्याल है? डॉक्टर तालिश बोला। ठीक है, तुम अम्मी जान और शगुफ्ता को लेकर रात 9 बजे बंद मुराद पर आ जाओ, ज़ीशान ने एक मुज़ाफ़ाती इलाके का एड्रेस बताते हुए कहा। ज़ीशान ताहिर और उसके 5 साथियों समेत वक्त से पहले बंद मुराद पहुंच गया। यह सुनसान पसमानदा इलाका था। कच्ची सड़क के अतराफ खजूर और नारियल के दरख्तों की बहुतात थी और जगह जगह बकसरत झाड़ियाँ मौजूद थी। रात के इस पहर कच्ची सड़क वीरान थी। गोया ये जराइम पेशा अफराद के लिए आइडियल जगह थी। 8:30 बजे ताहिर और उसके 5 साथी मुख्तलिफ झाड़ियों और दरख्तों की आड़ में मोर्चज़न हो गए, जबकि ज़ीशान सेठ दावर को लेकर गाड़ी के करीब खड़ा हो गया। 9 बजे 2 जीपें उससे कुछ फासले पर रुकी और डॉक्टर तालिश समेत 6 मुसल्लह अफराद गाड़ी से नीचे उतरे। शगुफ्ता और आबिदा को गाड़ी से उतार लिया गया। उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसकर टेप लपेट दिया गया था। उधर ज़ीशान सेठ दावर को गन पॉइंट पर लिए खड़ा था। डॉक्टर तालिश, इधर से मैं सेठ दावर को भेजता हूँ और उधर से तुम मेरी माँ और शगुफ्ता को भेज दो, लेकिन याद रखना कोई धोखा मत करना। तुम चारों तरफ से मेरे साथियों के निशाने पर हो, ज़ीशान ने चिल्लाकर कहा। डॉक्टर तालिश के कारिंदे भी गाड़ियों की आड़ में पोजीशन ले चुके थे। फिर उधर से ज़ीशान ने सेठ दावर को रुखसत किया। दूसरी तरफ से डॉक्टर तालिश ने शगुफ्ता और आबिदा को छोड़ दिया। दोनों फरीक चलते हुए एक दूसरे के करीब से गुजरे। डॉक्टर तालिश और ज़ीशान दोनों एक दूसरे से मोहतात थे और मुहाज़ाराई से गुरेज कर रहे थे। दोनों ही जानते थे कि इस जगह पर मुहाज़ाराई का मकसद दोनों फरीकैन को जानी नुकसान पहुंचा सकता है। सेठ दावर शगुफ्ता और आबिदा से पहले डॉक्टर तालिश के करीब पहुंचा और वो गाड़ियों में बैठकर बंद मुराद से रवाना हो गए। इधर ज़ीशान ने आबिदा और शगुफ्ता के हाथ खोले और उनके मुंह से टेप हटाकर मुंह से कपड़े निकाले तो शगुफ्ता रोती हुई ज़ीशान से लिपट गई। आबिदा की कैफियत भी शगुफ्ता से मुख्तलिफ न थी, वो भी रो रही थी। ज़ीशान के जहन में अनगिनत अंदेशे सर उभर रहे थे, लेकिन शगुफ्ता की पुश्ते सहलाते हुए खुद से अलग किया। रुखसार अब तक उसके कब्ज़े में है, शगुफ्ता ने रोते हुए बताया तो ज़ीशान का दिल धक से रह गया। डॉक्टर तालिश वाकई बहुत शातिर निकला। उसने शगुफ्ता, रुखसार और आबिदा को एक साथ ही अगवा किया था। अब उन दोनों को रिहा करके रुखसार को अपने कब्ज़े में रखा था। गोया ज़ीशान की कमज़ोरी रुखसार की सूरत में तालिश के पास थी। उन शैतानों ने तुम्हें कहाँ कैद रखा था? ज़ीशान ने पूछा। शहर से दूर एक वीरान इलाके में। हम तीनों वहीं कैद थीं।
शगुफ्ता ने रोते हुए कहा, और उस इमारत का महल वो बताया जहां वो कैद रह चुके थे। डरो मत, हो सकता है रुखसार अब तक उसी इमारत में कैद हो। अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर तालिश के खिलाफ कोई फैसला कुन कार्रवाई की जाए। यहाँ से हम साथ निकलेंगे। मैं ताहिर और उसके साथियों के साथ उस इमारत में रुखसार को बचाने के लिए कार्रवाई करता हूँ। तुम माजी को लेकर डीएसपी दानिश से मिलो। वो ईमानदार और फर्जशानास पुलिस ऑफिसर है। उन्हें सब कुछ सच बता देना। सबूत के तौर पर यह लाइटर दानिश को दे देना। ये बैक वक्त जदीद तरीन वॉइस रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है। उसने शगुफ्ता को उसे ऑपरेट करने का तरीका समझाया। बंद मोड़ से निकलकर वो बाबा मोड़ सड़क पर पहुंचे। शगुफ्ता और आबिदा दूसरी गाड़ी में डीएसपी दानिश से मिलने पुलिस स्टेशन रवाना हो गई, जबकि वो रात के 11 बजे उस वसीओ अरीज इमारत के सामने पहुंचे। वो अकबी सिमते से अहाते की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। ये काफ़ी बड़ी सिंगल स्टोरी की आरसीसी छत वाली इमारत थी। वो हाथों में राइफलें थामे चौंकाने अंदाज में कॉरिडोर में दाखिल हुए। राहदारियों में मुख्तलिफ मकामात पर एनर्जी सेवर रोशन थे। हैरत की बात यह थी कि इस इमारत में अब तक उन्हें कोई जीनफ से नज़र नहीं आया था। ये क्या? डॉक्टर तालिश और उसके कारिंदे अपना ये ठिकाना छोड़कर जा चुके थे। ताहिर और जीशान के जहन में बैक वक्त ये सवाल उभरा। इमारत के तकरीबन तमाम कमरे खाली थे। उन्होंने किचन की भी तलाशी ली, वहाँ भी कुछ नहीं था। अलबत्ता एलपीजी के 2 सिलेंडर रखे थे। गालिबन दूर दराज के इस इलाके में गैस की सहूलत नहीं थी, इसलिए एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो मायूस होकर दोबारा कॉरिडोर में पहुंचे और इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े। अचानक डॉक्टर तालिश की आवाज़ उभरी, वेलकम मिस्टर जीशान। उन्होंने इधर उधर देखा। ये बुलंद आवाज़ इमारत में नज़्ब किसी स्पीकर से उभर रही थी। ये जाल मैंने तुम्हें फंसाने के लिए बिछाया था। जैसे ही तुमने मुझे बताया कि डैडी तुम्हारे कब्जे में है, मेरे कारिंदे मेरे हुक्म पर तुम्हारी माँ शगुफ्ता और रुखसार को अगवा करके इस इमारत में ले आए। जानबूझकर शगुफ्ता और तुम्हारी माँ को इस इमारत से ऐसे रास्तों से ले जाया गया कि वो बआसानी यहाँ का रास्ता जहन नशीन कर सकें। उन दोनों के यहाँ से जाते ही रुखसार को मैंने अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। अब वो मेरे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में होगी, जहाँ उसका दिल, आंखें और गुर्दे निकाल कर महफूज कर लिए जाएंगे। और तुम किसी चूहे की तरह इस चूहेदान में फंस चुके हो। इस इमारत में तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं, और ये इमारत चारों तरफ से मेरे कारिंदों के घेरे में है। अब इसी इमारत में तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की कब्र बनेगी। जीशान सन्नाटे में आ गया, गोया रुखसार की जिंदगी खतरे में थी। जीशान, ताहिर और उसके 5 साथी इस इमारत में महसूर हो चुके थे। डॉक्टर तालिश वाकई शैतानी दिमाग का मालिक था। वो बड़ी चालाकी से उन्हें फंसा चुका था। जीशान और उसके साथी तादाद में भी कम थे और उनका असलाह भी महदूद था। अचानक अहाते के मेन गेट से उन पर गोलियां बरसने लगी। उन्होंने नीचे होकर बमुश्किल अपनी जानें बचाईं। उन पर फायरिंग जदीद तरीन ऑटोमेटिक राइफलों से की जा रही थी। गोलियां उनके सरों पर से गुजर रही थी। वो लेटे लेटे पीछे सरकने लगे। कॉरिडोर में मौजूद तमाम एनर्जी सेवर उड़ा दो। ताहिर ने सरगोशी की और उन्होंने फायरिंग करके कॉरिडोर के तमाम एनर्जी सेवर उड़ा दिए। अब कॉरिडोर तारीक हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता हटते हुए फायरिंग रेंज से निकल आए। हम में से कोई भी फालतू गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि हमारे पास महदूद असला है। जीशान बोला तो ताहिर और उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। वो पीछे हटते हटते एक दूसरी राहदारी में जा पहुंचे। यहाँ ग्रिलनुमा दरवाज़ा था, जिसे लॉक करके उनका एक साथी वहीं मोर्चाजन हो गया, जबकि दूसरे पीछे हट गए। उन पर मुसलसल फायरिंग जारी थी। फिर उन्होंने महसूस किया कि दुश्मन कॉरिडोर में दाखिल हो चुका है। फायरिंग से दरवाजे का लॉक टूटते ही वहाँ मोर्चाजन ताहिर के साथी ने ब्रस्ट मारा। दरवाजे के सामने डॉक्टर तालिश के 3 कारिंदे जहन्नुम रसीद हो गए। जवाबी फायरिंग से ताहिर के एक साथी का जिस्म भी गोलियों से छलनी हो गया। ये राहदारी दाईं सिमत मुड़ रही थी। जीशान, ताहिर और उसके साथी उस मोड़ पर मोर्चाजन हो गए। उनके मुखालिफ गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ गोलियों के खोल बिखरे पड़े थे और बारूद की नागवार बू फैल चुकी थी। अचानक एक समात शिकन धमाका हुआ। उन्होंने बरवक्त छलांगे लगाकर खुद को बचाया। ये दस्ती बम था जो सामने से फेंका गया था। गर्दो गुबार का बादल छटते ही जीशान के इशारे पर ताहिर और उसके साथियों ने फायर करके दुश्मन की पेशकदमी रोकी। इससे पहले कि यह दूसरा बम फेंक कर हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम लोग फायरिंग करके उलझाए रखो, मैं आता हूँ, जीशान ने कहा और मुड़कर कोहनी की तरफ भागा। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथों में 5-5 किलो के 2 एलपीजी सिलेंडर थे। ये क्या कर रहे हो? ताहिर ने सामने गोली चलाते हुए पूछा। दस्ती बम का जवाब दे रहा हूँ। जीशान हंसा। ताहिर ने महसूस किया कि उसकी हंसी में दीवानगी थी, जुनून था। उसने एक सिलेंडर का वाल खोला और ताहिर के मना करने के बावजूद पूरी कुव्वत से सामने उछाल दिया और साथ ही साथ पैदर पे कई फायर किए। गोली सिलेंडर में लगते ही समात शिकन धमाका हुआ और राहदारी लरज उठी। ऐसा लग रहा था कि जलजला आ गया हो।
जीशान और उसके साथी भी राहदारी में गिर पड़े और राहदारी डॉक्टर तालिश के कारिंदों की लर्जाखेज चीखों से गूंज उठी। उस धमाके में तालिश के 4 साथी काम आ गए। अभी पहले धमाके की बाजगश्त खत्म भी ना हुई थी कि जीशान ने दूसरा सिलेंडर भी तालिश के कारिंदों पर फेंककर सिलेंडर पर गोली चला दी। इस बार धमाका पहले से भी ज़्यादा शदीद था। इस धमाके में भी तालिश के 2 साथी मजीद काम आ गए और राहदारी में जहाँ जहाँ सिलेंडर फटे थे फर्श पर गहरे गड्ढे पड़ चुके थे, दीवारें गिर चुकी थी, उस जगह की छत में भी दरारें पड़ चुकी थी। अब जीशान और उसके साथी पीछे हटते हटते एक दूसरी राहदारी में दाखिल हो चुके थे। दुश्मन की तरफ से फायरिंग बंद हो चुकी थी। फिर अचानक एक समात शिकन धमाका हुआ। उन्होंने छलांग लगाकर खुद को बचाया। फिर भी उनका एक साथी धमाके की जद में आ गया। किसी ने उस राहदारी की छत पर दस्ती बम फेंका था। अब वहां शिगाफ नमदार हो चुका था। फिर उस शिगाफ में से कोई कूदा। ताहिर ने उसके कदम जमीन पर लगने से पहले गोली चला दी। वो चीखता हुआ कॉरिडोर में आ गिरा। अचानक एक दूसरी जगह से किसी ने दस्ती बम मारकर छत में शिगाफ डाल दिया। गोया डॉक्टर तालिश के कुछ कारिंदे छत पर मौजूद थे। इस बार भी उन्होंने छलांग लगाकर बामुश्किल खुद को बचाया था। फिर अचानक सामने से भी उन पर फायरिंग शुरू हो गई। इस अचानक फायरिंग से जीशान को अपने एक मजीद साथी से महरूम होना पड़ा। जीशान, इस इमारत से हमारा बच निकलना नामुमकिन है, ताहिर सामने से होने वाली फायरिंग का जवाब देते हुए बोला। जीशान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें कुछ फासले पर मौजूद छत के शिगाफ पर जमी हुई थी। वहाँ किसी का साया नजर आते ही वो चौकन्ना हो गया। फिर उस खला में से किसी ने दस्ती बम फेंका और जीशान ने दस्ती बम की तरफ छलांग लगा दी। ये मंजर देखते ही ताहिर और उसके बच जाने वाले साथियों की सांसें गोया रुक गईं। जीशान की मौत यकीनी थी। फिर उनकी आंखों ने नाकाबिल यकीन मंजर देखा। ऐसे मनाजिर सिर्फ एक्शन फिल्मों में ही मुतवक्के होते हैं। जीशान ने फिजा में ही गोलियों की बौछार में उस दस्ती बम को कैच किया और ज़मीन पर पाँव लगने से पहले सामने उछाल दिया। एक समात चिकन धमाका हुआ और वहाँ मौजूद तालिश के तीनों साथियों के परख छोड़ गए। जीशान वाकई बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ था। उसे ज़रा बराबर भी गिजिंद न पहुंची थी। वो अपनी जगह वापस लौट आया था। अब राहदारी में खामोशी छा चुकी थी। डॉक्टर तालिश के कारिंदों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। यह क्या हिमाकत थी? ताहिर उस पर गर्म हो गया। दरअसल जब पहली बार दस्ती बम फेंका गया था तो मैंने नोट किया था कि यह फटते हुए कुछ वक्त लेता है, इसलिए मैंने यह रिस्क लिया। वैसे भी जब मरना ही है तो एक जगह बैठकर मौत का इंतजार करने की बजाय लड़कर मरना ज़्यादा बेहतर है, जीशान ने जवाब दिया। और अगर सामने से होने वाली फायरिंग से कोई तुम्हें गोली लगती तो? ताहिर ने पूछा। नहीं लगी ना, यूँ समझ लो कि मेरी किस्मत थी जिसने मुझे बचाया। उसी वक्त ऊपर शिगाफ में से किसी ने सर निकाल कर झांका और जीशान ने फायर किया। उसकी लाश खला से नीचे आ गिरी। ताहिर, उधर शिगाफ के नीचे चलो, जीशान बोला। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे खतरनाक इरादों से डर ही लगता है, ताहिर बोला। और जीशान उसका हाथ थामकर शिगाफ के नीचे आ गया और उसे बैठने का कहकर उसके कंधे पर खड़ा हो गया। अब उठो, जीशान ने कहा और ताहिर उठा। अचानक सामने से एक राइफल बरदार नमूदार हुआ। इससे पहले कि वो गोली चलाता, ताहिर का साथी जो करीबी खड़ा था उसने ट्रिगर दबा दिया। उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो गया। जीशान शिगाफ के नीचे ताहिर के कंधे पर खड़ा था। उसके हाथों में फायरिंग पोजीशन में गन मौजूद थी। छत का फासला महज 3 फुट का रह गया था। फिर वो इस तरह उछला जैसे उसके पाँव तले स्प्रिंग लगे हों। वो शिगाफ से होता हुआ छत पर जा पहुंचा। उसके दोनों पाँव शिगाफ के किनारों पर जम चुके थे। मुंडेर पर मौजूद दोनों राइफल बरदार उसे अचानक सामने देखकर बौखला गए। इससे पहले कि वो फायरिंग करते, जीशान ने ब्रस्ट मारा। दोनों के जिस्म गोलियों से छलनी हो गए। जीशान ने पहले ताहिर को ऊपर खींचा। अब नीचे ताहिर का एक साथी जिंदा बचा था। इससे पहले कि वो उसे ऊपर खींचते, नीचे वाले को किसी ने गोली मार दी। वो दबे कदमों छत की मुंडेर पर पहुंचे। अहाते में एक राइफल बरदार मौजूद था। उनकी फायरिंग से वो भी जहन्नुम रसीद हो गया। वो दोनों पाइप के जरिए छत से उतरकर अहाते में पहुंचे। अब फायरिंग की आवाज़ें रुक चुकी थी तो गोया मुखालिफ ग्रुप का खात्मा हो चुका था। अचानक एक तरफ से गोली चली और ताहिर की पेशानी में पेवस्त हो गई। वो बिना आवाज़ निकाले नीचे गिर पड़ा। यह डॉक्टर तालिश था जो अचानक ही न जाने कहाँ से नमोदार हुआ था। उसके हाथ में मौजूद गन का रुख जीशान की तरफ था। जीशान ने फायर करना चाहा मगर ट्रच की मखसूस आवाज़ उभरी। गोया उसकी राइफल खाली हो चुकी थी। उसने राइफल एक तरफ फेंक दी। जीशान, तुम्हारे सब साथी तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहे होंगे, बल्कि अब 3 साल रुखसार भी ऊपर पहुंच चुकी होगी। अब तुम भी जाओ, गुड बाय, उसने ट्रैगर पर उंगली रखते हुए कहा। उसकी मुहिब गन का रुख जीशान की तरफ था और फिर फिजा गोली की आवाज़ और इंसानी चीखों से गूंज उठी। शगुफ्ता और आबिदा डीएसपी दानिश के सामने बैठी थी। वो उसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी। डीएसपी दानिश रिकॉर्ड की हुई वीडियो देख चुका था और रिकॉर्डिंग भी सुन चुका था। उस रिकॉर्डिंग में सेठ दावर का एतराफ़ और डॉक्टर तालिश की वो गुफ्तगू भी शामिल थी जो उसकी बेखबरी में रिकॉर्ड की गई थी।
उस गुफ्तगू में वो बता रहा था कि कैसे उसने डॉक्टर खावर का कत्ल किया और उसके अस्पताल में किस तरह इंसानों के जिस्मानी अज़ा निकाल कर मुँह मांगे दामों फरोख्त किए जाते हैं। और उस दुबले पतले डॉक्टर का बयान भी था जिसके गले पर जीशान ने खंजर रखकर सब कुछ उगलवा लिया था। डीआईजी से इजाज़त लेकर डीएसपी दानिश ने फौरी तौर पर अस्पताल को घेरे में ले लिया। पुलिस के छापे से भगदड़ मच गई। डॉक्टर तालिश के कारिंदों ने मुज़ाहमत की कोशिश की मगर पुलिस की भारी नफरी के आगे उनकी एक न चली। कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। रुखसार को ऑपरेशन थिएटर से बहिफाजत निकाल लिया गया था। डॉक्टर नुमा कसाई उसके ऑपरेशन की तैयारी कर चुके थे मगर पुलिस के बरवक्त पहुंचने से उसकी जान बच गई थी। तहखाने से उधड़ी हुई लाशें, इंसानी ढांचे, तेजाब का कुआं और सेठ दावर का करोड़ों का नाजायज़ महलिक तरीन असलाह बरामद कर लिया गया था। डॉक्टर तालिश के कारिंदों और साथी डॉक्टरों के बयानात और अगवाशुदा बच्ची की बाजियाबी और रिकॉर्डिंग की मौजूदगी, ये तमाम सबूत उन शैतानों के ताबूत में कील ठोंक चुके थे। अस्पताल को सील कर दिया गया था और डॉक्टर तालिश के बच जाने वाले कारिंदों और साथी डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने के बाद सेठ दावर की रिहाइशगाह पर छापा मारकर सेठ दावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पुलिस की भारी नफरी वहां जा पहुंची जहां जीशान वगैरह महसूर थे। यह वही वक्त था जब डॉक्टर तालिश जीशान पर राइफल ताने खड़ा था। डीएसपी दानिश समेत कई पुलिस एहलकार अहाते की दीवार फलांकर अंदर दाखिल हुए। इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई करती, डॉक्टर तालिश ट्रैगर दबा चुका था। उधर एक तरफ से एक लड़की दौड़ती हुई आई और जीशान से लिपट गई। गोली उसके जिस्म में लगी और वह दिलदोज अंदाज में चीखी। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर तालिश को ललकारते हुए फायर किया। दर्जनों गोलियां शैतान डॉक्टर के सीने में पेवस्त हो गई और वह गिरकर साकित हो गया। सोनिया, ये तुमने क्या किया? जीशान उसे अपनी आगोश में लेकर बैठ गया। तुमने ही तो कहा था ना कि पा लेने का नाम मोहब्बत नहीं। तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुम्हारे लिए जान तो दे सकती हूँ, वो उखड़े उखड़े सांसों में बोली। गोली उसके दिल से ज़रा नीचे लगी थी और खून तेजी से बहता हुआ जीशान को भी भिगो रहा था। कम से कम मरने से पहले आखिरी बार तो प्यार कर लो, वो अटकते हुए फिर कदर तवक्कुफ से बोली। तब जीशान ने उसके लबों पर लब रख दिए। अब जीशान की आंखों से बहने वाले आंसू सोनिया का चेहरा भिगो रहे थे। सोनिया की आंखों के गोशों से भी आंसू बह रहे थे। डीएसपी दानिश समेत साकित खड़े पुलिस एहलकार भी इस जज्बाती मंजर से मुतासिर हो रहे थे। सोनिया, तुमने कहा था ना एक बार तुम ज़रूर कहोगे, तो सुनो, आज सबके सामने मैं तुमसे इकरार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जीशान ने सच्चे दिल से कहा। और सोनिया के जिस्म को एक झटका सा लगा और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। सोनिया जिस एक लफ्ज़ को सुनने के लिए बेकरार थी, वो लफ्ज़ सुनने को मिला भी तो उस वक्त जब उसका आखिरी वक्त आ चुका था। जीशान सोनिया के बेजान जिस्म से लिपटा रो रहा था। सेठ दावर को अदालत ने उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी थी। जीशान ने जमील के कत्ल का कफ़ारा अदा कर दिया था। जीशान और शगुफ्ता की शादी हो गई। शगुफ्ता की ज़िंदगी की खुशियाँ लौट आई थी। रुखसार को बाप का प्यार दोबारा मिल चुका था। शगुफ्ता सोनिया की कुर्बानी और इश्क से वाकिफ़ है। वो दोनों मियाँ बीवी हर हफ्ते सोनिया की लहद पर जाते हैं और आंसुओं का नजराना पेश करके लौटाते हैं। सोनिया की रूह भी हर हफ्ते बिला नागा जीशान के पास उस वक्त आती है जब जीशान अपने कमरे में अकेला होता है। वो एक टिक जीशान को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है और जीशान भी सोनिया की रूह को एकटिक देखकर एक लंबा सांस खींचता है और सोनिया की रूह के गायब होते ही अपनी आंखें मूंद लेता है। दोस्तों, कहानी का आखिरी हिस्सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। मलाइका साहब हैं गुजरांवाला पाकिस्तान से, इर्तिज़ा साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से, रसूल बख्श साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा पाकिस्तान से हैं, सुल्तान खान साहब हैं महाराष्ट्र इंडिया से, शबनम अब्बासी साहबा इस्लामाबाद पाकिस्तान से और हयातुल्ला खान साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा अफ़गानिस्तान से हैं। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।